अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम। अच्छा छोड़ दे सब कुछ भाई, क्या मैं इसको अपसेट कहेंगे, डिसरप्ट कहेंगे, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन फीफा में मोरक्को ने स्पेन को ना सिर्फ हराया, मैं कहती हूँ ख़त्म ही कर दिया। जहाँ स्पेन मोरक्को, मतलब who would have expected, आपको पता है कि स्पेन एक बड़ी तगड़ी किस्म की टीम है और साबिक वर्ल्ड चैंपियन है। आपको पता ही है कि स्पेनिश और फुटबॉल दोनों साथ साथ चलते हैं, ये हैंड इन हैंड चलते हैं। और उसके बाद मोरक्को ने जिस तरह, पहले तो हमें ये यकीन नहीं आ रहा था कि जनाब तमाम टाइम गुजर गया और कोई गोल नहीं हो रहा, और स्पेन ने स्पेन जैसी टीम को इतना कंटेन करके रखा। एक्स्ट्रा टाइम भी गुजर गया, कोई गोल नहीं हुआ, फिर पेनल्टी किक्स पे कोई पेनल्टी किक नहीं लग सकी स्पेन जैसी टीम थी। और वेयरएज मोरक्को जो थी वो गोल पे गोल, उनको ऑब्वियसली पेनल्टी में आपको पता है मौका मिला है। सो दैट वाज, बेचारे जिस तरह रो रहे थे ना बाद में, ये बड़ा हमने देखा है, जो टीम जरा आउट हो जाती है या वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती तो दे एक्चुअली स्टार्ट क्राइंग। लेकिन कल तो खुशी के आंसू ऑलमोस्ट आ रहे थे बिकॉज मोरक्को डिड वंडर्स। ये कुछ आपको विजुअल्स कल के, अच्छा आपको पता है कि इस तरह, एंड बाय द वे हैट्स ऑफ टू द गोलकीपर, गोली ऑफ मोरक्को। इंडीड, मतलब के कमाल, उसने किस तरह से अटेम्प्ट्स महफूज की हैं, बचाई हैं अपनी टीम के लिए, वो तो कमेंडेबल है ही। लेकिन एट द सेम टाइम यूं स्पेन राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गया है और मोरक्को पहुंच गया है प्री क्वार्टर फाइनल्स में। हमने थोड़ा सा रिकैप तो आपको दिया ही, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें, प्री क्वार्टर फाइनल था, अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि हस्पानवी स्ट्राइकर हैं जो ऐसे बौखलाए हुए थे कि पेनल्टी शूटआउट्स में 3 किक्स एक्चुअली ये जाया कर बैठे, और इसकी प्रैक्टिस महीनों नहीं, ये लोग सालों करते हैं ताकि जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो फिर हार्ट ब्रेक का सामना ना करना पड़े पूरी तो वो हार्ट ब्रेक का फुल ऑन सामना था और ऑब्वियसली एक शॉक का समा था बिकॉज पूरे मैच में तो बड़ा ही अच्छा खेला, कोई भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन पेनल्टी में स्पेन बीइंग द स्ट्रॉन्गर टीम, एंड आपने जिस तरह कहा है फॉर्मर चैंपियंस, तो लग यही रहा था कि भाई अब तो पेनल्टी आ गई, अब तो स्पेन कर लेगा, उसमें भी नहीं कर सके। तो इट वाज टू बिग अ विन फॉर मोरक्को। और जिस पेनल्टी ने एक्चुअली हुआ मोरक्को ने फतह अपने नाम की ना, वो एक ऐसे खिलाड़ी ने की जो स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में ही पैदा हुए, अशरफ हकीमी, और उनकी वालिदा मैड्रिड में घरों में सफाई का काम करती थी, जबकि उनके वालिद सड़कों पर रेड़ी लगाया करते थे। सो ये है जी, फ्रूट्स वगैरह, हॉकर्स वगैरह जो होते हैं बेसिकली। सो ये है वो सिस्टम जिससे निकल के आए, और मैड्रिड के सिस्टम में 10 साल तक इनको जिसे कहते हैं ना कुंदन बना दिया मेहनत करना। बिल्कुल, रियल मैड्रिड की यूथ एकेडमी है जहाँ ये इन्होंने ऑब्वियसली पढ़े, ट्रेनिंग ली, सब कुछ, और उसके बाद इन द एंड मोरक्कन टीम के साथ और निकाला किसको, स्पेन को। तो यानी अपनी ऑलमोस्ट दोनों ही होम टीम्स ही हो गई उनके लिए। लेकिन बहुत ऐसी स्टोरीज हैं एक्चुअली, आप ये रेडी लगाना, घर रोनाल्डो की अगर आप स्टोरी खुद ही देख लें कि कहाँ से वेयर ही केम फ्रॉम, his father was a garbage collector, right? street cleaner sort of a thing. अच्छा जी, अभी जो है ये हकीमी PSG पारिस से जुमैन के लिए खेलते हैं, और मोरक्को स्टार गोलकीपर यासीन बोनो की बात करें तो उन्होंने स्पेन की 2 पेनल्टीज कमाल महारत से रोकी हैं, जिसकी अभी तक बात की जा रही है, इसी पे उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी। हाँ, मतलब इतने काम, कूल, कलेक्टेड था वो, एंड एज इफ ही न्यू कि उसने किस तरह रोकना है। और जो शक्ल थी ना वो स्पेनिश प्लेयर्स की, बिकॉज दे आर गुड, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बेकार प्लेयर्स हों, बड़े अच्छे हैं, लेकिन बस कल दाल नहीं गली, जिस तरह होता है ना, इट वाज नॉट देयर डे। अच्छा, पहली मुसलमान टीम है ना मोरक्को जो कि क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची है, पहली अरब टीम भी है। इससे पहले अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से टीम तो पहले पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल में, जैसे सेनेगल पहुंचा था इससे पहले, घाना भी पहुंच चुका है, लेकिन अफ्रीकी टीम गालिबन ये चौथी है, और मुसलमान टीम पहली है, और अरब टीम भी पहली है। तो मुसलमान टीम का तो मुझे पता है, बाकी इतनी मुझे स्टैट्स नहीं पता, लेकिन हम क्वार्टर फाइनल की अब बात करें। प्री क्वार्टर में तो काफ़ी आ ही गए थे, तो क्वार्टर फाइनल में, और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो लोग देख रहे थे, अब ऑब्वियसली शिफ्ट हो गई हैं, बहुत सी कम टीमें जो हैं जो बेस्ट वंस आर गोइंग अप, लेकिन द फैक्ट कि ये एक वाहिद मुसलमान टीम थी तो बहुत ज़्यादा वोट्स जो थे पाकिस्तानियों के वो इनके साथ भी जा रहे थे, और कमाल का मैच था। वैसे यूजुअली मैं नहीं देखती होती, लेकिन ये वाला मैंने देखा था, एंड आई एम सो ग्लैड। ये टाइम भी अच्छा था ना, वो रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तो हो रहा था। दिस वाज वर्थ वॉचिंग, बहुत ही आला।
अच्छा जी, रोनाल्डो भी आपको पता है 14 साल बाद अपनी कौमी टीम के लिए मैदान में नहीं उतरे। खैर उनकी कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन वो नहीं उतरे। पोर्चुगल, हाँ, लेकिन वो जीत तो गए ना, जीत तो गए लेकिन और बड़े जबरदस्त मार्जिन से जीते। अच्छा, आखिरी लम्हों में बाय द वे एज अ रिप्लेसमेंट वो आ गए थे, सो ही डिड कंट्रीब्यूट। यस, बिल्कुल, उनका जो कहते हैं ना कि वो हाथ लगा गए थे बीच में, वो वाला बिट फिर हमने मिस कर दिया। लेकिन इनिशियली ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम, ऑल्दो उनकी कमी नहीं उनके टीममेट्स ने महसूस होनी थी। और स्विट्जरलैंड सिर्फ 6-1 के मार्जिन से पोर्टुगल जीती है। मतलब गोल ही गोल होते जा रहे हैं, और हैट्रिक भी हुई है इसी में, एक ही प्लेयर की तरफ से। हाँ, जबरदस्त, मतलब अच्छी टीम है। तो फिर ऑब्वियसली जम के सारे खेल ही रहे हैं। तो ये था कल का। मोरक्को जो है, मोरक्कस जो है वो पुर्तगाल के साथ, इंग्लैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, ब्राज़ील और क्रोएशिया भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए जोर लगाएंगे। और क्वार्टर फाइनल अब जो हैं जुमे से शुरू होंगे। सो राउंड ऑफ 16 अब मुकम्मल हो गया है। वी हैव दैट राउंड ऑफ 16 इन फ्रंट ऑफ अस। अब क्वार्टर फाइनल जुमे से शुरू होंगे और मज़ीद इंटेंस होते जाएंगे ये मुकाबले। खैर, इस पे हम हमारा दिल नहीं भरा, सो हम इस पे थोड़ी सी मजीद बात भी करेंगे आगे चलकर। लेकिन अभी एक अहम मामला, अरशद शरीफ केस, जिसको जियो न्यूज़ शुरू से ही फॉलो कर रहा है, उस पर हम बात करेंगे। अरशद शरीफ केस को आज 1.5 माह हो गया है, लेकिन केस का सिरा हाथ में नहीं आ रहा, बल्कि एक गुत्थी ऐसा लग रहा है कि मजीद उलझ रही है। अरशद शरीफ को किसने और क्यों कत्ल किया, ये बुनियादी सवाल है जिसके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं, सामने नहीं आ पाए हैं। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट से कमीशन बनाने की दरखास्त भी की थी, आपको याद करा देते हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूं कि वो फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं, फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं, जिसमें इंतहाई लायक एहतराम, काबिल एहतराम तमाम जजेस जो हैं, चाहे वो जूनियर हैं या सीनियर हैं, ये फसाद फितना ख़त्म करने के लिए, चाहे तराजू इंसाफ की बुनियाद पर इधर जाए या इधर जाए, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त की पजीराई होगी पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में, 22 करोड़ आवाम के मफाद में। अच्छा जी, जैसे कि आपने अब सुनी लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आज खुद नोटिस ले लिया है अदालती हुक्म पर। 45 दिन बाद कल इस्लामाबाद थाने में FIR दर्ज हुई है और हुकूमत ने मुकदमे में 3 अफराद, वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी को नामजद किया है। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुकाम अदालत में पेश हुए और अदालत ने कहा कि ये इंतहाई संजीदा मामला है। एक सहाफ़ी को कत्ल किया गया है और वो भी बैरून मुल्क। सहाफ़ी सच की आवाज़ होते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज बुध को पेश कर दी जाएगी और हकायक जो भी होंगे मंजर आम पर आने चाहिए। पहले दिन से ही हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने करनी है और इसीलिए हमने जहमत दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, अरशद शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश का ऐलान आपको याद होगा बड़े ज़ोर शोर से किया था आप लोगों ने, बड़ी टीमें यहाँ से वहाँ भी भेजी थी, लेकिन ना तो कातलों का पता पाए आप कौम को, ना अरशद शरीफ साहब की फैमिली, उनकी वालदा को मुतमईन कर पाए और फिर सुप्रीम कोर्ट को ही अल्टीमेटली ये मामला उठाना पड़ा है। आप नहीं समझते कि हुकूमत की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से कोताही हुई है? और जाहिर है जब लवाहिकीन ही सैटिस्फाइड नहीं है तो कैसी कामयाबी और कैसी आगे पेशरफ्त? जी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें कोई तफ्तीशी टीमें नहीं बनी, क्योंकि जब मुकदमे का इंदराज नहीं हुआ तो फिर तफ्तीशी टीमें कैसे बननी थी। ये सिर्फ़ एक फ़ैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी और वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो है वो कीनिया भी गई, दुबई भी गई और इस मुख्तसर अरसे में, यानी इसमें फैक्ट फाइंडिंग जिस लेवल पे और जिस डिटेल में हुए हैं वो रिपोर्ट सामने आने पे जो है वो मालूम हो जाएगा कि ये काम जो है ये बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है इसको मुकम्मल किया गया और वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा जो है वो करवा दी गई है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि FIR का अंदराज, तो देखिए इसमें एक तो फैक्ट फाइंडिंग हो रही थी, उसका इंतज़ार था। दूसरा इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन है ह्यूमन राइट्स का, वो भी इस मामले को जो है वो देख रहा था। इसी तरह से जो है वो हमें इस बात का भी एहतमाल था कि शायद इंक्वायरी कमीशन जो है वो बन जाए
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंक्वायरी कमीशन के मतलब जो है वो लिखा हुआ था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो एक तो इंक्वायरी कमीशन के बारे में कोई ऑर्डर्स नहीं हुए, और दूसरा ये है कि इस बारे में जो हमारे ख़दशात थे कि शायद इसमें कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ से कोई डायरेक्शन हो या ये फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल हो। तो अब जब ये सारी चीज़ें आज क्लियर हुई हैं तो उसके मुताबिक जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। इसकी बाकायदा एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी जिसमें पुलिस के अलावा बाकी दीगर एजेंसीज के लोग भी होंगे, और वो थारो इस मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट जो है वो करेंगे। अच्छा राना साहब, अब FIR हो गई, तफ्तीश में जो कुछ आपको पता है कानूनी शक्ल भी देना पड़ेगी उसको, और सुप्रीम कोर्ट तो ऑब्वियसली इसे फॉलो करेगी ही। क्या अब भी समझते हैं कि आप लोग खुद मामले की तह तक पहुंच जाएंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई कमीशन बनाने दें तो बेहतर होगा? मतलब अगर वो हो जाए तो शायद बेहतर मामला सेटल होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बनाना जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिप्शन है। वो अगर बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, गवर्नमेंट को उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनको रिक्वेस्ट जो है वो भेजी हुई है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है वो ऐसे केसेस में JIT का ही होता है। JIT जो है वो हम उसका फ़ैसला कर चुके हैं, और वो JIT जो है वो कल से ही अपनी तफ्तीश का जो है वो आगाज़ करेगी, और वो उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाती रहेगी, और जो वहाँ से कोई डायरेक्शन होगी वो भी फॉलो जो है वो की जाएंगी। और इंशाल्लाह JIT जो है उसमें हम ऐसे काबिल जो है वो ऑफिसर्स जो है वो रखेंगे, और तमाम एजेंसीज़ के लोग होंगे, तो हम इस केस को जो है वो सुलझाएंगे और जो मुल्ज़मान हैं उन तक पहुंचेंगे और उनको इंसाफ के दायरे में पेश करेंगे। चलें, लेट्स सी तफ्तीश में क्या बात सामने आती है। जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो आपने जमा करा दी है, उसमें क्या सामने आता है। अब ये बता दीजिए राना साहब, अरशद शरीफ कत्ल से मुताल्लिक ये बात भी सबको मालूम ही है कि पैदर पे मुल्क के तूलो अर्ज़ में मुकदमात हुए और वो मुल्क से चले गए या उन्हें मुल्क से जाना पड़ा। अब आज़म सवाती साहब हैं, शहबाज गिल हैं, सलमान अहमद वो जो सिंगर हैं, ऐसे ही सुबह सुबह मुकदमात बन रहे हैं उन पर। तो सियासी मुखालफत पर टारगेट करने का सिलसिला आपको नहीं लगता अब बहुत हो गई है, बंद होना चाहिए? देखें, सियासी मुखालफत पे टारगेट करने का सिलसिला जो है वो चलें, अब तो ये बेज़रर से मुकदमात जो है वो दर्ज होते हैं कि आज मुकदमा दर्ज होता है और वो भी किसी की कही हुई बात पे होता है और अगले दिन ज़मानत हो जाती है। यहाँ पे तो ऐसे मुकदमात भी दर्ज होते रहे हैं सियासी टारगेटिंग में जिनकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, जिन लोगों को 1.5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल जो है वो जेलों में रखा गया झूठे केसेस में। तो जो केसेस आज़म सवाती साहब के या शहबाज गिल साहब के मुतल्लक दर्ज हुए हैं उसमें अब सियासी मुखालफत तो आप ना कहें, ना उसमें कोई उन्होंने सियासी बात ही की है। एक साहब ने मुसल्लह अफवाज में रैंक एंड फाइल में जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की बात की है, ये कोई सियासी बात तो नहीं है। तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। और आज़म सवाती साहब ने जो गौहर अफशानी की है बार बार अपने ट्वीट में या अपने जो है वो सोशल मीडिया में, तो वो आपके सामने ही है। वैसे मैं नहीं समझता कि वो किसी को भी ज़ेब देती है कि कोई भी जो है वो ऐसी जो है वो गुफ्तगू करे। ताहम इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी जो है वो इंसाफ होना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उनका केस अदालत में पेश है और अदालत उसमें जो फैसला करेगी गवर्नमेंट उसको जो है वो मनोअन तस्लीम करेगी। आपको तो खुद पता होना चाहिए, आपने तो खुद भुगता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अच्छा राना साहब आप हमारे साथ हैं तो सियासी इंतकाम की मद में एक सवाल ये भी ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ के सामने आवाज़ बुलंद करने की गुस्ताखी की सज़ा फौरी तौर पर वज़ीर आज़म कश्मीर को अदा करना पड़ी। अब उनके इस्लामाबाद शॉपिंग मॉल पर ताले लगा दिए गए, ऑल्दो अब पार्टली डीसील भी कर दिया है। तो ये सब आपकी के हुक्म पे हुआ था?
मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो तो हमेशा हुक्मरान अपने को कहलवाना भी पसंद नहीं करते। वो तो अपने नाम के साथ खादमे पंजाब या खादमे पाकिस्तान कहलवाना जो है वो पसंद करते हैं। ये जो अमल हुआ है, ये जो इंतज़ामिया ने किया है, वो शायद ये कोइंसिडेंट हो गया या किसी ने जो है वो शाह से ज़्यादा शाह परस्त होने वाली जो है वो बात की है। इसमें वज़ीर आज़म कत्तन जो है वो उनके ये बात इल्म में नहीं थी। मैं भी आपको पूरे यकीन से कहता हूँ कि ये अमल जो हुआ उनके अपना डिपार्टमेंटल स्टोर्स संतोरस को बंद करने का, ये मेरे भी जो है वो इल्म में नहीं था। जब मेरे इल्म में ये बात आई और मैंने इसके मतलब मालूम किया तो उससे पहले ये बात वज़ीर आज़म के इल्म में आ चुकी थी और वज़ीर आज़म जो है इसे फ़ौरी तौर पे डीसील करने का जो है वो ऑर्डर कर चुके थे। तो ये तो किरदार है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का। लेकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो उस महफ़िल में गुफ्तगू की और उसके बाद जो उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उनका लहजा और उनके अल्फाज भी काबिल मज़म्मत हैं। और मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को जो कि हमारी शाहरग है, उसको ये बात ज़ेब नहीं देते कि वो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। लेकिन क्या हुस्न इत्तफ़ाक़ हैं जो यहीं होते हैं कि क्या कोइंसिडेंस है जो यहीं होते हैं कि एक तरफ अता तारड़ साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जुर्रत कैसे हुई वज़ीर आज़म के सामने आवाज़ उठाने की या तू तकरार करने की, और फिर अगले दिन जी वो मॉल जो है उनका शॉपिंग में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि उसको सील कर दिया जाता है। ऐसे हुस्न इत्तफ़ाक़ नहीं होने चाहिए क्योंकि इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। एक तो अता तारड़ साहब ने इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू की, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उनसे उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं, और फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की उस महफिल में तो जो हुआ जो वो कहना चाहते थे उससे क़तई नज़र। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में भी इंतहाई मायूब और इट वॉज़ इन बैड टेस्ट। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या क्या कह रहे थे, पूरी दुनिया और पर्टिकुलरली अक्रॉस द बॉर्डर लोग क्या तमाशा देख रहे होंगे। कुछ इसी बात का लिहाज कर लेना चाहिए, कुछ इसी बात का ख्याल कर लेना चाहिए। बावजूद जो एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ ही जाता है, जैसे अगर तारड़ साहब की बात हो रही है, मतलब आप अब हुकूमती हो चुके हैं तो थोड़ा सा हायर मॉरल ग्राउंड ले ना, तो अपनी जरा चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपनी टोन पे नज़र रखनी चाहिए, वरना व्हाट मैसेज आर वी गोइंग टू गिव टू एनीबॉडी एल्स। वैसे तारड़ साहब के सोफिस्टिकेशन का ढोल का पोल तो खुल चुका है। नहीं, मैं बिल्कुल मैंने गलती से ये नहीं कहा कि वहाँ कोई सोफिस्टिकेशन थी कभी, या उनकी वज़ादारी, और उनका बड़ा ज़बरदस्त सियासी खानवादा है। उनके दादा को भी लोग याद करते हैं, लेकिन आई वंडर कि आज के ज़माने में वो या तो आज के जनरेशन से या टिकटॉकर्स से रिलेट करना चाहते हैं और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि इसी तरह की ज़ुबान अब सियासत में हमारे आम हो गई है तो इसी तरह के लहजे में जवाब देना चाहिए। मेरा ख्याल है अपनी ख़ानदानी वज़ादारी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और दूसरा ये कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, मोहतरम वज़ीर आज़म ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में, वो भी बहुत ही काबिल मज़म्मत है। मतलब लगता था कि एज इफ मुकाबला ही चल रहा हो, और अब वो मुकाबलों वाली बात ही हो गई है। बिकॉज व्हेन यू थिंक इससे ज़्यादा नीचे कोई नहीं जा सकता तो वहाँ पहुँच जाते हैं। फॉरगेट इट, आगे चलते हैं। ज़रा हमारी टीमें किधर जा रही हैं, क्रिकेट की बात कर लें। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें जो हैं वो दूसरा टेस्ट खेलने मुल्तान पहुँच गई हैं। यस, और मुल्तान में आपको पता ही है कि पूरे पंजाब में ही वैसे तो धुंध है और फॉग स्मॉग सिचुएशन चल रही है, तो मुल्तान में धुंध के बायस टीमों की इस्लामाबाद से रवानगी में 3 घंटे ताख़ीर, उन्हें 3 घंटे वेट करना पड़ा टू इवन रीच। और जब फिर वो पहुंच गए तो उनको सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो आज प्रैक्टिस नहीं करेंगी, आज वो आराम करेंगी। भाई हमारे जो हारिस है ना, हमारे हारिस रऊफ, उनकी जगह मोहम्मद अब्बास को मुतबादिल के तौर पर शामिल किए जाने का इम्कान है। और दूसरा टेस्ट आपको पता ही है आज 7 है ना, परसों से 9 दिसंबर से शुरू होगा। और हारिस का MRI वगैरह भी किया गया है, उम्मीद है कि उन्हें जल्द रिहैब वगैरह में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बट हम उम्मीद करते हैं कि सूफिया के शहर मुल्तान में लोग ज़बरदस्त तरीके से इससे महजूज भी होंगे, इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। मौसम भी अच्छा है। हाँ, और मतलब मुल्तान में बड़ी गर्मी हो जाती है, सो दिस इज़ अ प्रेफरेबल मौसम आई वुड से, कि अभी तो अच्छी ठंड भी है। मुल्तान और उसके बाद वहाँ से होते हुए
वहाँ से होते हुए क्या वहाँ से डायरेक्ट कराची, वहाँ से होते हुए हाँ सक्खर। अच्छा या हाँ सक्खर तक ही पहुँच सकते हैं, क्योंकि सक्खर टू हैदराबाद तो मोटरवे आपको पता है ना नहीं बन सकी, और आपको पता है ना जितनी रोडें थी वो उन सैलाब के बाद वो काफ़ी टूट फूट भी गई हैं। और लगता ये है कि तोशा खाना केस इमरान खान का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, नाअहली के बाद उनकी पार्टी चेयरमैनशिप भी खतरे में पड़ गई है। और इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी हो सकता है, क्या मतलब है आपका? शायद कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अभी भी पड़ भी सकता है नहीं भी पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 13 दिसंबर को तलब कर लिया है। और नवाज शरीफ को नाअहली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी सदारत से भी आपको याद ही होगा कि हटा दिया था। और अदालत ने वाजे किया था कि आर्टिकल 62-63 पर पूरा उतरने वाला ही पार्टी सदर रह सकता है। लेकिन हुमा एट द सेम टाइम यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आम तासुर यही है कि इमरान खान अगर पार्टी चेयरमैन नहीं भी रहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसलिए नवाज शरीफ आज भी सारे फैसले करते हैं। 2008 में आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत बन गए थे, उनके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं था, लेकिन पार्टी के करता धरता वही थे। सो ये हमारा सियासी कल्चर है। और वैसे एक और दलील भी दी जाती है कि हमजा शहबाज को काफ लीग के वोट मिलने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी सरबराह चौधरी शुजात का फैसला मुस्तरद कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अरकान असम्बली पार्टी सरबराह का नहीं, पार्लिमानी लीडर का फैसला मानने के पाबंद हैं। तो ये ज़रा एक ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है। सवाल ये भी अहम है कि अगर इमरान खान पार्टी चेयरमैन नहीं रहते तो ये ओहदा मिलेगा। वैसे कंटेंडर्स तो आपको पता है, एक तवील फहरिस्त है पीटीआई में जो कि उनकी जगह लेना चाहते हैं। इमरान खान इज पीटीआई और ऑनेस्टली और किसी को आप एसोसिएट नहीं कर सकते। खैर ज़रा इसकी टेक्निकलिटी समझने की कोशिश करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया दिलशाद साहब। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोशाखाना फैसले के फॉलोअप में इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई अब शुरू कर रहा है। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इसमें क्या मुमकिनात आपको नज़र आते हैं? और अगर इमरान खान को तहरीक इंसाफ के बड़े ओहदे से हटा दिया जाता है, खैर उसकी हम बाद में बात कर लेंगे, पहले तो ये बताएं कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। सूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फैसला किया है, उनको नोटिस भेजा है, वो उनके पास एक दरख्वास्त आई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज को नोटिस नहीं लिया, तो उस लिहाज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो दरख्वास्त आई है उसमें ये लिखा हुआ था कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत नाइल करार दे दिया गया है, तो नाइल करार देने के बाद उनको पार्टी के चेयरमैनशिप बनने का कोई इस्तेकाक नहीं है। और उनका साथ उन्होंने उसको रेफरेंस दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड जो थे साकिब निसार साहब का। तो उन्होंने 8 फरवरी 2018 को जजमेंट दी थी कि जो शख्स नाहिल हो जाए पार्टी की सरबराही से भी वो नाहिल हो जाएगा, उसका पार्टी की सरबराही का हक नहीं है, इस्तेकाक नहीं है। इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरबराही से उनको नाहिल करार दे दिया था। उसी बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इसके ऊपर बाकायदा हेयरिंग होगी, दोनों वकला पेश हो गए। तो मेरी ज़ाती तौर पर नाकिस राय में ये है कि अगर उनके वकला सही दलाइल दें तो मुमकिन है ये केस जो है वो ख़त्म हो जाए या इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक दरख्वास्त आई है, उस पर उन्होंने कार्रवाई की है उसका दरख्वास्त के मुताबिक, कानून के मुताबिक। अच्छा चलें, आपने अपनी राय भी बता दी। कमर साहब अब ये भी बताएं कि अगर इमरान खान को तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े ओहदे से हटा भी दिया जाता है तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? मतलब हम अभी यही सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से भी, तो क्या वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे या कुछ इख्तियारात कम होंगे, होगा क्या? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि नाअहलियत का ख़तरा है। नाअहलियत का ख़तरा इसलिए है कि जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दे दिया कि जो शख्स नाहिल हो जाए आर्टिकल 63 के तहत वो पार्टी की सरबराही का मुस्तहिक नहीं है, वो पार्टी की सरबराही से भी नाहिल करार दिया जाएगा। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को देखते हुए ही आगे जजमेंट देनी है। लेकिन इंतहाई अहम बात यह है कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 जो हुआ उसमें ऐसी कोई शिक नहीं है। लेकिन इससे पहले जो हमारा बड़ा था पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002, उसका सेक्शन 5 में लिखा हुआ था कि जो शख्स कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए अहल ना हो वो पार्टी का मेंबर भी नहीं बन सकता। लेकिन इलेक्शन एक्ट
2017 में ये शेख खत्म कर दी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इस शेख को खत्म कर दिया, नहीं उनको शामिल कर दिया कि नहीं जो शख्स पार्टी की सरबराही से भी महरूम हो जाएगा अगर उसको आर्टिकल 63 के तहत नाअहल करार दी जाए। तो अब यहाँ इमरान खान के ऊपर तलवार लटक रही है और खतरा है कि किसी मौके भी इलेक्शन में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इमरान खान को नाअहल करार दे सकता है। सो नाअहली के मामलात भी हैं, वो खतरा भी अपनी जगह है, लेकिन एट द सेम टाइम कमर साहब की ये राय भी है कि अगर इनके वकला सही दलाइल दें तो मुमकिनात में शामिल है कि मामला यहीं खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े। लेट्स सी क्या होता है। साहब फॉर स्पीकिंग विद अस, ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट इसके बारे में हम स्पेकुलेट क्या करें, पता चल ही जाएगा जल्दी। अच्छा, क्विकली एक चीज़ बतानी है हमने, आपको टाइम है अगर हमारे पास, तो हम बताना ये चाहते हैं कि भारत ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट की फेवरेट पाकिस्तानी टीम को सियासी बुनियादों पर, वैसे खेलो सियासत क्या ताल्लुक, लेकिन उन्होंने वीज़ा देने से हमें कर दिया है इनकार, और इस वाक़े ने पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि कौमी टीम 2012-2017 में रनर अप रही थी। भारतीय वजारत खारजा ने सियासी बुनियादों पर खिलाड़ियों को क्लियरेंस से मना कर दिया है। भाई एक बॉटम लाइन, आप इसकी कहानी में मजीद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन द वर्ल्ड नीड्स टू टेक अटेंशन, और जो क्रिकेटिंग बॉडीज़ हैं उनको इंडिया को एज अ होस्ट नेशन का स्टेटस ख़त्म कर देना चाहिए। जब वो अपने नेबरिंग कंट्री को फॉर वट एवर आप वीज़ा ही नहीं दे रहे और होस्ट कर रहे हैं सारा टूर्नामेंट अपने मुल्क में, तो क्या फ़ायदा। और फिर धमकियाँ देते हैं कि आपके मुल्क में होगा, पाकिस्तान में होगा तो हम नहीं आएंगे। भाई इनका ख़त्म करें ना, इनकी ये दादागिरी। हाँ, तो बस इस बात पे यही है कि इंडिया शुड नॉट बी अलाउड टू होस्ट एनी मोर इंटरनेशनल इवेंट्स, क्योंकि वो यही करते हैं। पैसे बहुत है ना वहाँ पे, मिलते भी आते हैं, आते भी हैं बहुत आईसीसी को, तो फिर तो बिक गए सारे। खैर, अच्छा अब हम आ जाएंगे एक और मसले मसाइल पे। हाँ जी बिल्कुल, मसले मसाइल पे आ जाएंगे, और वो है मौसम की सिचुएशन बनी हुई है, जिस पे हमने एक शायर का शेर एक निकाल के रखा है। मारूफ शायर हैं रहमान कावर, उन्होंने कहा था कि चलो के चल के किसी दश्त को करें आबाद, ठीक है, फजाए शहर तो कातिल है जिस्म जां के लिए। हाँ वैसे है, तो जो सिचुएशन बनी हुई है, उन्होंने किसी और सिचुएशन के लिए कहा था, लेकिन हम अपने शहरों का हाल देखें, लाहौर हो कराची हो, उनमें यही सूरत हाल है। हमारे मुल्क के तमाम बड़े शहर जो हैं वो उनकी फ़िज़ा जो है वो इंसानी सेहत के लिए शदीद ख़तरा बनती जा रही है, एंड दिस इज़ नो जोक। ये हम बहुत सालों से इन महीनों की तरफ जब हम आते हैं तो इस टॉपिक पे आ जाते हैं, और उतना कुछ किया, आई वुडेंट से कि जी कुछ नहीं किया जा रहा है इसको बेहतर करने के लिए, लेकिन उस इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे नहीं किया जा रहा जिस पे करना चाहिए, क्योंकि लाहौर खास तौर पे कई दिनों से फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ रहा है। आपको पता है, सोचें दुनिया में पूरे इस कुर्रा अर्ज़ पे, अगर आप इसको थोड़ा सा सोचें ना, सतही सतह पे ही सोचने चलें, ये एक प्लैनेट है, इस दुनिया में कोई एक टुकड़ा है ज़मीन का जो इंसानी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा मुज़िर है, वहाँ पे सांस लेना, जो सबसे ज़्यादा आलूदा है। आप सोचिए कितनी ट्रैजिक बात है हमारे लिए कि वो हमारा शहर लाहौर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि पूरी दुनिया का किया जाता है गेज, उसकी आज ही की बात कर लें तो पहले नंबर पे है लाहौर, दूसरे नंबर पे है कराची जो कि कभी तीसरे और चौथे नंबर पे भी होता है, फिर आज तीसरे नंबर पे है दिल्ली। मतलब बाकी आगे क्या जाना, पहले जो 3-4 स्लॉट्स है ना वो हमारे हैं, मतलब हम पहले नंबर पे, हमारा कोई ना कोई शहर ज़रूर होता है, और आज भी यही हो रहा है। अब बात ये है कि ये इट्स नॉट अ जोक, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब है, ख़ास तौर पे जो एज़मेटिक होते हैं, जिनको ऑलरेडी सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनको तो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं कि जी आप शहर छोड़ के चले जाएं 1-2 महीने के लिए, जब तक ये स्मोक सिचुएशन। इसको इमरजेंसी फुटिंग पे सॉर्ट आउट करना चाहिए, और हमने आपको कल भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जहन में रखें, अहलियाने लाहौर जितना इस दफ़ा वोट करेंगे, जो भी पार्टी अपने मंशूर के साथ आएगी, सो लाहौर के मुख्तलिफ हलकों से खड़े होने वाले रहनुमा जब तक इस बात को यकीनी ना बनाएं आपके साथ अपने किए गए वादों में कि हम इस स्मोक के मसले को और वो तब उठाएंगे, हल करेंगे, सीरियसली लेंगे, जब आपको पता होगा, जब आप ये डिमांड करेंगे कि हमारी नस्लें तबाह हो रही, लिटरली अगर ये कहें ना, वैसे ही महावरतन कहा जाता है ना, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, जिन चीजों के बारे में कहा जाता है ना हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, उनसे नहीं होती, असल में इससे हो रही हैं, इससे हो रही हैं। सो यू शुड डिमांड कि ये होना चाहिए मैनिफेस्टो का हिस्सा। अब लोगों का क्या कहना है ये भी देख लेते हैं। स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा गले और सांस की बीमारियां फैल रही हैं, और इसके मतलब कुछ भी नहीं गवर्नमेंट कर रही। ये कोविड की वजह से मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, कोविड में तो लगाते थे, लेकिन ये अब स्मोक की वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है। गले खराब हो रहे हैं, सारी बीमारियां फैल रही हैं। इतनी ज़्यादा स्मोक है, मेरे गले को चाट दिया, मेरा भाई भी बीमार है।
वज़ीर आला साहब ने ऑल्दो एक माहौलियाती एमरजेंसी का नफाज किया है, बट इसके लॉन्ग टर्म तदारुक के लिए भी इक़दाम और प्रॉपर प्लानिंग, मैं कहता हूँ दुनिया से आप एक्सपर्ट्स बुलाएं। दिस इज़ इस पे वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, जिस तरह डेंगी पे काम हुआ था ना, जब डेंगी वाज एलियन टू अस, नहीं फिर डेंगी भी खत्म हो गया, जिस तरह कोविड पे काम हुआ था उस तरह भी दुनिया ही मतलब कर दी थी। अच्छा, उस तरह काम होना चाहिए। तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी करार देने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको बंद भी कराया गया है, बल्कि दिल्ली में तो एक दफ़ा कुछ साल पहले पूरा शहर ही ऑलमोस्ट बंद करवा दिया था, ओनली बिकॉज ऑफ स्मॉग। तो ये इतनी सीरियस आपको अंडरटेकिंग करनी पड़ती है। अफसोसनाक सूरत हाल ऑब्वियसली ये भी है कि स्मॉग का मसला हर साल पहले से ज़्यादा संगीन हो जाता है माशाल्लाह, और सियासी जमातों को भी अब इसे बड़े कौमी मसले के तौर पर देखना होगा, ये हम बार बार कहेंगे। और कराची भी आपको पता है कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मतलब ये वायरल इन्फेक्शंस जो हैं ये हर बंदे को हुई हैं आजकल। अगर आप कराची में हैं तो यू वुड नो, लेकिन अब अपने आप को किस तरह बचाया जा सकता है, कुछ तो ऑब्वियसली मेजर्स करने ही पड़ेंगे, तो वो हमने पता करना है और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इसी मसले पे बात करते हैं। जनरल अस्पताल में, लाहौर जनरल बिल्कुल लाहौर जनरल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब के वैसे तो ओवरऑल हमें पता है आज़मा के लिए नुकसानदेह है, तमाम लोगों के लिए जनरली नुकसानदेह है, लेकिन सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि भी हामला ख़वातीन के लिए तो ज़हर कातिल है ये। बच्चों को ऑक्सीजन जो मिक़दार में, जिस मिक़दार में चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन करें हमें ये तमाम इशूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने आज डिस्कस किया और बिल्कुल इसी तवातर से आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए जैसे आज आप लोग बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये एक डिकेड हो गया है हमें स्मोक के बारे में बात करते और मरीज़ों को देखते हुए, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो हम स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान के मुताबिक देते हैं तो 1,28,000 लोग इससे मौत का शिकार होते हैं और तकरीबन 25 से 26,000 हम प्री मैच्योर डेथ देखते हैं। तो स्मोक के बारे में आपने कहा कि ये जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं इनके लिए नुकसानदेह है, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये प्री मैच्योर बच्चों की पैदाइश का बायस बनते हैं और जो बच्चे स्मोक में पैदा होते हैं वो उनमें ज़्यादा दमे के चांसेस होते हैं और उनमें लंग्स डिजीज़ के चांसेस आम बच्चों से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी डॉक्टर साहब एंडिंग में। अगर आपने बता दिया तो दोबारा बता दें, जिनको प्री एग्जिस्टिंग कोई हेल्थ कंडीशन हो उनको ज़्यादा स्मॉग इफेक्ट करती है या फिर बिल्कुल नॉर्मल इंसान में भी ये ज़्यादा उसके असरात नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं? देखिए, एक तो मैं आपकी जहाँ तक बात अगर मैं कंक्लूड करूँ तो शायद आप लोग फोकस ये कर रहे हैं कि जिनको सांस का इशू है उनको स्मोक तंग करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जारी बात है उनको तो करती है, लेकिन वो लोग जिनको दिल का मसला है उनको भी प्रॉब्लम कर सकती है, जिनको दिल का मसला नहीं उनमें भी हार्ट अटैक का बायस बन सकती है। नॉर्मल लोग भी अगर इस एटमॉस्फेयर का शिकार रहे कुछ अरसे तक तो उनमें सांस की बीमारी का होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें स्किन के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इस तरह बहुत से और डिसऑर्डर हैं जो हम समझते हैं कि शायद उसका स्मोक से ताल्लुक नहीं, लेकिन इन 3 मेजर डिजीज की मैं बात करूं, आंखों का, स्किन का, लंग्स का, हार्ट का मसला स्मोक से डायरेक्ट रिलेटेड है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी हैं, मतलब दिल तक के आर्ज़े में मुब्तला लोग हो सकते हैं। आंखों वाला जो आपने कहा तो बहुत कॉमन है, बहुत रैपिड है। अब तो सुना है कि हर किसी की आंखें लाल और आंसू ही निकल रहे होते हैं लाहौर में। डॉक्टर साहब, क्या इससे कोई एहतियात है? अब हर कोई तो शहर छोड़ के नहीं जा सकता, ऑब्वियसली लोग रहते हैं, काम शाम है, स्कूल, मतलब यू कांट लीव योर होम, तो क्या किया जाए? देखिए, ये तो बड़ा आपने वाई यू कांट लीव होम। देखिए, हम पोलन की जब इस्लामाबाद में बात आती है तो लोग पोलन के लिए इस्लामाबाद का शहर छोड़ देते हैं जिनको अस्थमा होता है, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन वी हैव टू डिसाइड ना, अपनी जान है तो जहान है। हम अपनी जनरेशन को खुद एक गिफ्ट दे के जा रहे हैं। स्मोक अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया, ये हमारा गिफ्ट है अपनी जनरेशन को। तो ये मिन हैसल कौम हमें और पब्लिक और गवर्नमेंट को इकट्ठे काम करना है। मैं आप लोगों के कमेंट सुन रहा था कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, तो गवर्नमेंट ने हमें मना तो नहीं किया ना कि हम 1 या 2 दरख्त अपने घर के सामने या अपने घर के अंदर ना लगा सकें। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। एक ही गली से 4 गाड़ियां एक ही जगह पे जा रही हैं, एक ही स्कूल में जा रही हैं, एक ही ऑफिस में जा रही हैं, हमें गवर्नमेंट ने मना तो नहीं किया ना कि हम एक गाड़ी में सब लोग इकट्ठे चले जाएं। इससे भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मतलब कमी आ सकती है। सो डिसीजन आवाम ने खुद करना है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हमारे लोग, मेरा ख्याल है आपको पता ही है, कोविड पे यकीन दिलाने में इतना अरसा लग गया था, जरा थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है प्यार के साथ साथ अपने लोगों के साथ। आपने याद कराया ना जी, सारे मीडिया को कोविड की सिम्टम का पता लग गया और सारी आवाम को पता लग गया कोविड क्या होता है। 2 साल लगे, लेकिन 10 साल हो गए हैं। क्या हमने इस तवातर से इस मौजू पे बात की है? इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि हम लोग भी फोर्स उस तरह नहीं कर रहे। अब हम लोगों को 2 महीने बाद आता है कि हम भूल जाते हैं कि जी स्मोक यूज करती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अवॉइड करें जब पीक आ रहा हो। हर किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल पे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स देख के उसके मुताबिक अपना फैसला करे कि बाहर जाना कितना जरूरी है। एहतियात क्या करें डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, ये कौन सा बाहर और अंदर की चीज़ है? ये तो आपके घरों के अंदर भी आपको मतलब उसके असरात जो हैं वो तो फील हो ही जाते हैं। एंड एज फार एज लोगों का आने जाने का कंसर्न हो, लिटरली पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस इनटू अकाउंट कि इन महीनों में लाहौर नहीं ट्रैवल करना, क्योंकि वो इतनी स्मॉग होती है। बाहर से भी जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं अब वो अवॉइड करते हैं, बट नेचुरली पीपल हु लिव देयर उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा। वरना तो हम अगर चाहें, अगर हम फैंटेसाइज करें तो लाहौर को इन महीनों में खाली हो जाना चाहिए। फॉर दैट मैटर इवन कराची दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब क्या कोई आप सजेशन देंगे जो कि हुकूमती लेवल पे कोई चीज होनी चाहिए? जैसे पहले भट्टे वगैरह, आपको पता है कि वो सारे उनको बंद करवा दिया गया था। हम करें, आपने पूल एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात की, एक तो ये बताएं कि हम मास्क से बच सकते हैं या आंखों को किस तरह बचा सकते हैं, या अपने घर में कोई एहतियाती तदाबीर अपना लें? चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले पब्लिक मेजर क्या होने चाहिए। देखिए, सही है, इंडोर जो हम अगर एहतियात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके इंडोर प्लांट्स आपको पता होने चाहिए, वो प्लांट जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिसमें सबसे सिंपलेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, एलोवेरा का सबको पता है, ये इंडोर प्लांट है। मनी प्लांट का सबको पता है, ये इंडोर प्लांट है। स्नेक प्लांट का पता है लोगों को, ये इंडोर प्लांट है। तो ये तो अपने घरों में लगा सकते हैं, ये एयर प्योरीफायर का रोल प्ले करेंगे। घर में आपके जो है वो कारपेट को मिनिमाइज करें, और अगर आप घर के सहन में सफाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पानी का छिड़काव करके सफाई करें, सो दैट डस्ट जो है वो ना उड़े। जिन लोगों को सांस का मसला है, दिल का मसला है, तो वो लोग उनकी इमरजेंसी मेडिसिन को अपनी पॉकेट में रखें जब उन्होंने बाहर जाना है। और उनको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी सिम्टम्स हैं जिसका ताल्लुक सांस से और इमरजेंसी में स्टार्ट हुई है तो वो मेडिसिन ले लें। फिर हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे मैं आप लोग ऑलरेडी बता रहे थे, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है, एक्सट्रीम ऑफ एज हैं, डायबिटिक हैं, एस्थमेटिक लोग हैं या कार्डिक लोग हैं, तो वो वैक्सीनेशन करवाएं। स्पेशली ज़ुकाम की, नमूनिया की अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है। आप फ्लू वैक्सीन, फ्लू शॉट लगवाएं। मास्क, फ्लू शॉट्स एग्जैक्टली। आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, आईज को कवर करें ग्लासेस के साथ, और अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हेलमेट जरूर पहने। और जब आप वापस आएँ, जो एरियाज आपके एक्सपोज हैं उनको अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर लें। ये वो प्रोटेक्शन है जो हम पब्लिक लेवल पे कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक रही गवर्नमेंट की बात, तो आपने कहा कि जी वो भट्टा जो है बंद कर दीजिए, तो शायद ये इन्फॉर्मेशन, मैं तो इसे डिसएग्री करता हूँ। रात को जाके देखें तो आपके भट्टे अब रात को चलते हैं, उनका धुआं नजर नहीं आता। दूसरा है कि जिग-जैग, आपको जिग-जैग जो टेक्नोलॉजी भट्टों में यूज़ करनी थी, जो कि सबसे सेफेस्ट है। अभी तक मैं नहीं समझता कि आपके भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, लाहौर में 60 लाख बाइक्स हैं, रजिस्टर्ड बाइक की बात कर रहा हूँ। 60 लाख रजिस्टर्ड बाइक्स हैं। अगर हम इनको सब्सिडाइज करके अगर हम इनको ही इलेक्ट्रिकल बाइक में कन्वर्ट कर दें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है। ठीक है। फिर जो आपकी जो डीजल एग्जॉस्ट गाड़ियाँ हैं, उनका जो इंजन है उसकी टेस्टिंग तो हो सकती है ना जी, उसको लाइसेंस दिया जाना चाहिए कि क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन उस लेवल तक कर रहे हैं जितना कि रिक्वायर्ड है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है, इलेक्ट्रिक से मैं बेहतर समझता हूँ, बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ी पे अपनी शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को तो आप प्रमोट कर सकते हैं ना जी। आपकी लोकल मैन्युफैक्चर हाइब्रिड कार आ गई हैं तो उसको प्रमोट करें आप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप जो है वो अच्छे उसका लेवल करें। इंस्टीट्यूट को बाउंड करें कि वो जो भी इंस्टीट्यूट बन रहा है बड़े लेवल का, चाहे हॉस्पिटल है चाहे स्कूल है, वो अपनी अच्छे लेवल की लग्जरियस पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे, सो दैट वो लोग उसमें बैठना भी प्रेफर करें। इतनी फीसें स्कूल ले रहे हैं तो वो कोई ऐसी, आपने देखा किसी भी स्कूल की ऐसी कोई लग्जरी बस हो जिसमें वालिदैन अपने बच्चों को बैठाना पसंद करें? फीसें तो हम लोग दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कंबाइन एफर्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव द विल। प्लस लेकिन पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे घर के बाहर ग्रीन एरिया है, 2 दरख्त लगाएं। 10 साल में आप लोग कितने दरख्त लगा चुके होते? तो हम लोग म्यूचुअली जब इकट्ठे ज्वाइंट हैंडलिंग करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम इस स्मोक से अपना छुटकारा हासिल करें।
डॉक्टर साहब आपने बड़ा ही जबरदस्त तरीके से हमें एक्सप्लेन किया और आपने इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट किया जहां खुद इंडिविजुअल्स फैमिलीज ये क्या कर सकती हैं और फिर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले गए और आपने बहुत जबरदस्त किस्म की सजेशंस दी हैं। एंड आई थिंक यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीम जो कि गवर्नमेंट को जिससे सजेशंस सीख करनी चाहिए। डॉक्टर साहब हम आपको रेकमेंड करेंगे। डॉक्टर इरफान मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें कही हैं खासतौर पे जो आप कर सकते हैं, जैसे कि इंडोर प्लांट्स भी उन्होंने पौधे भी बता दिए हैं जो कि एयर प्यूरिफायर का एक रोल जो है वो अदा करते हैं। एलोवेरा कहते हैं, जिसमें मनी प्लांट जो कि बड़ा ही आम है। अच्छा, उसके बाद सफाई का एक बहुत है कि ज़्यादा आप कोशिश करेंगे वो जो झाड़ू हम मारते हैं ना और फिर वो डस्ट हुई होती है तो कुछ स्प्रिंकल करें पानी, आप उसको गीले से साफ करें ताकि वो इतनी आलूदगी उसकी इतनी डस्टी सिचुएशन ना हो। ही गिव अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। अच्छा, पता है क्या, वैसे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से यू वेरी राइट। हर स्कूल के बाहर, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा फीस हो स्कूल के बाहर, तो गाड़ियों की एक लंबी कतार होती है। अब कम से कम मैं अपने स्कूल में, अपने बच्चों के स्कूल में जब जाऊंगा तो उन्हें ये ज़रूर सजेशन दूंगा कि भाई आप इतने पैसे लेते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक स्कूल बस का एक कॉन्सेप्ट होता है, वैसे भी एक पूरी दुनिया में ही होता है कॉन्सेप्ट स्कूल बस का। सो वो आप इंट्रोड्यूस करें कि आप किसी एक मोहल्ले से, किसी एक फेज से, किसी एक इलाके से वो स्कूल बस एक स्टॉप पे आए, हम अपने बच्चों को स्टॉप पर छोड़ें और वो स्टॉप से हम पिक कर लें। मतलब हम लोगों को कहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये तमाम वालिदैन जो देख रहे हैं इस वक्त अपने स्कूल वालों को इन्फोर्स करें कि वो स्कूल बसेस को इंट्रोड्यूस कराएं, अच्छी क्वालिटी की स्कूल बसेस, और ज़्यादा तादाद में इंट्रोड्यूस कराएं। लेकिन पता है क्या, कारपूल करने की सजेशन भी देते हैं ना। मैंने तो अक्सर कोशिश की है, वो व्हाट्सएप ग्रुप टाइप बना हुआ है, माई वाइफ इज़ इन दैट ग्रुप। सो वो कोई इंकरेजिंग जवाब नहीं आता आगे से। मतलब आई वंडर कि क्या रिलक्टेंस है लोगों को कि क्यों नहीं 2-4 बच्चों को मिलके जाना चाहिए भाई। बेस्ट क्या होता है अब्दुल्ला, मैंने देखा है बिल्डिंग्स वगैरह में, खैर आपका बिल्डिंग में नहीं आप रहते, वरना जो क्लोजर टू ईच अदर होते हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं। वो क्लोजर टू ईच अदर को मैनेज करना चाहिए भाई। हम सारी उम्र इस तरह गए कि हम अपने से करीब वाले बच्चों को पिक करते हुए जाते थे, और वापसी पे वो जो हमारे नेबर्स होते थे, हमारे रिलेटिव्स भी थे, उनके बच्चों को हम मतलब वो हमें ड्रॉप कर देते थे। भाई हम काफी टाइम हो चुके हैं हमें भी स्कूल गए हुए, लेकिन लिटरली एक और मुल्क में हम होते थे और वहाँ भी ये होता था कि या तो स्कूल बस सारों को सुबह लेके जाती थी और अगर दोपहर को जब वापस आना है तो सेटिंग ऐसी बनाई हुई थी, एक अम्मी या कोई किसी के एक अब्बू वो बाकियों को पिक करके ड्रॉप करते थे। मतलब दिस इज हाउ द रूटीन यूज्ड टू बी, वी नीड टू कम बैक टू दैट। अच्छा जी, ये हो बच्चों को भी जरा जैसे कहते हैं ना लिमिट्स में रखें। बच्चे ज़रा 10 मिनट पहले उठ के तैयार होकर घर से निकल जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों के भी तो हमने पता नहीं क्या बना दिया उनको। अच्छा, एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि स्कूलों में हफ्तावार छुट्टियां जो हैं वो बढ़ाने का फैसला जो है वो हाई कोर्ट के हुक्म पर किया गया है, ये नोटिफिकेशन है। और साथ ही छुट्टियों का इतलाक डिस्ट्रिक्ट लाहौर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा, जिस तरह के अभी हम आपको ये खबर दे रहे थे। और साथ ही इतवार की छुट्टी के साथ तमाम स्कूल जुमा और हफ्ते को भी बंद रहेंगे। तो आप सोचें कि आपका स्कूलिंग के कितने 4 दिन रह गए। पहले इतने इश्यूज़ हैं हमारे एजुकेशन के, 3 दिन छुट्टियां होंगी, फिर 4 दिन के लिए आएंगे, उसमें भी रिलक्टेंट 2 दिन तो वापस आने में ही लग जाते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड आइडिया और नॉट, बट एनीवे अब तो ये हो गया। आपको पता है क्रिटिकल इलनेस का शिकार बच्चे हैं, उन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मेक अ विश सालों से काम कर रही है और यहाँ पर उसके रूह रवां हैं, सदर हैं इश्तियाक बेग साहब। वो इन बच्चों की छोटी छोटी और बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी और मुश्किल ख्वाहिशात पूरी कराने में बहुत कोशिश करते हैं, आगे रहते हैं। और आज ऐसे ही एक बच्चे को तो हमने दावत दी है, उसके साथ साथ इश्तियाक बेग साहब भी मौजूद हैं जो कि मराकश के एजाज़ी काउंसिल जनरल भी हैं। सो एक तो मोरक्को कल मैच जीता है, सो उसको भी हम ज़रूर बात करेंगे उनसे। लेकिन तो आपको पता है आज का शो हमने स्टार्ट किया था और बड़ी हमने सेलिब्रेशन भी की थी, लेकिन क्या ही सेलिब्रेशन होगी इश्तियाक बेग साहब आपके लिए, क्योंकि यू आर द ऑनरेरी काउंसिल जनरल और ऑफ कोर्स हसनैन जफर हमारे साथ हैं जो अभी अबू धाबी से होके आए हैं। अब वो किस लिए होके आए ये भी आपको साथ बता देते हैं। सो हसनैन का ख्वाब था फार्मूला 1 रेस देखने का। सो अबू धाबी में इनको भेजा गया, वहाँ पे
इन्होंने ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस की, उस रेसिंग कार में भी बैठे, शर्ट भी उनको मिली है जो इन्होंने पहनी हुई है। ड्रीम बड़े बड़े लोगों की ड्रीम होती है। हसनैन 17 years old और अल्लाह ताला इन्हें जल्द रूबा सेहत करे और इनकी एक ख्वाहिश पूरी की है मेक अ विश ने। सो सबसे पहले हम कल जरा मैच फंसा हुआ है हमारे बीच, हाउ वाज इट लाइक सर? आप मतलब आपके तो डायरेक्ट कनेक्शंस एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी देयर। मैं 2 दिन पहले ही मोरक्को से पहुंचा हूं और 2 मैचेस मैंने जो मोरक्को जीता था वो मैंने मोरक्को के अंदर ही देखे थे दोस्तों के साथ और सेलिब्रेट भी किए थे। मैं कल रात भर नहीं सो सका, आप आँखों से देख सकते हैं क्योंकि 4 आवर्स का डिफरेंस है। तो वहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे 4 o'clock इन द मॉर्निंग था, इट वाज 12 o'clock और कल एक सेलिब्रेशन हुई है लाइक ए फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेशन, और किंग जो बहुत कम मतलब सिक्योरिटी की वजह से आते हैं कल वो भी अवाम में शामिल हो गए। आपको ये मालूम होगा कि मोरक्को जो है ये पहली अब इस्लामिक कंट्री की जो है टीम जो है वो क्वार्टर में पहुँची है और फुटबॉल का सिनारियो हुमा चेंज हो गया है। पहले ये था कि अमेरिका और ये यूरोप के जी हमारी इजादारी है फुटबॉल के ऊपर, हम अपने इलाकों में रखेंगे। जब से कतर के अंदर हुआ है तो अनबिलीवेबल, और कतर में जो अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया है और उसके बाद एक मुस्लिम कंट्री की टीम का क्वार्टर तक पहुंचना भी कम है। तो आप लोग हमेशा मैं देख रहा हूं कि फॉलो कर रहे हैं फुटबॉल को, और मैं यहाँ पे एज ए कौंसल जनरल भी आपको दूंगा कि मोरक्को के कुछ कोच को हम मतलब अरेंज कर सकते हैं। हमारे लियारी के जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक है इसका, तो हम देखिए बड़ी तवज्जो दे रही है, क्रिकेट पे दे रही है, उस पे दे रही है, फुटबॉल पे भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी तवज्जो। मेरा ख्याल है कि हमारे जो कौमी फुटबॉल टीम है वो भी इनकी मदद से कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती है, कुछ सीख सकती है। कल जो मोरक्को का मैच जो जीता है, मतलब फॉर मेनी रीजंस ये एक तारीखी मेरा ख्याल है जीत थी। एक तो आपका सही कहना है कि एक मुसलमान मुल्क में फुटबॉल आ गया, और उसके बाद सारी टीम ने जो सजदा किया है साथ, मतलब अभी तक आपने किसी टीम को इस तरह नहीं देखा जिन्होंने जीता हो, और खासतौर पे क्योंकि क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और स्पेन को चित करके। एक होता है ना आप बड़ा एक मैच पड़ता है और बड़ा कंपेटिटिव हो जाता है, यहाँ तो स्पेन वाज हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द मोरक्को। पंजाबी में कहते हैं नेड़े नहीं लगने दिया। हाँ बिल्कुल करीब नहीं आने दिया, ऐसा ही था। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है। बहुत जबरदस्त मैच था। हसनैन, अब आपसे हम बात करते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले बताइए कि ये कब से आपकी ख्वाहिश थी कि आप ये फार्मूला 1 रेस देखें? टीवी पे देख देख के ये ख्वाहिश पैदा हुई? हाउ वाज इट लाइक? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन ज़फ़र है, मैं 17 साल का हूँ और मैं थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ। मुझे बचपन से ही ख्वाहिश थी मेरी कि मैं फार्मूला 1 कार रेस देखूँ, और मुझे फार्मूला 1 कार रेस देखना बहुत पसंद था। और फिर मेक अ विश फाउंडेशन ने मेरी ये ख्वाहिश को पूरा किया, और मैं जब कराची से अबू धाबी के लिए मैंने ट्रैवल किया तब मुझे यकीन पहली फ्लाइट थी आपकी? जी मेरी पहली फ़्लाइट थी। मैंने कराची से अबू धाबी के लिए जब मैंने ट्रैवल किया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपनी विश मेरी पूरी होने वाली है। और जब मैं जिस दिन प्रैक्टिस वाले दिन मैं वहाँ पर गया, ट्रैक को हमने देखा, और जब वो गाड़ियाँ मेरे सामने से गई तो मुझे यकीन आया कि अब जाके मेरी विश, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। मुझे लगा कि मेरी विश पूरी होने वाली है, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, और वो फाइनल रेस वाला दिन था। और उस दिन जब रेस स्टार्ट होने से पहले ही मैं वहाँ पर गया, मैंने ट्रैक को विज़िट किया, और मैं ट्रैक पर खड़ा हुआ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस ट्रैक पर खड़ा हूँ जहाँ से स्पोर्ट्स कार जो हैं गुजरती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट उनका वो है। मैं जब वहाँ खड़ा हुआ मैंने ट्रैक को देखा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मैं मतलब ऐसा हो गया था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, पता नहीं कैसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। तो जब मैक्स वर्स्टैपेन के सामने खड़ा हुआ, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझसे मेरी खैरियत तबीयत के बारे में पूछा, मैंने उनको बताया, और फिर फाइनली उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान में भी ये स्पोर्ट्स को पसंद किया जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ, जैसे मैं फार्मूला 1 का शौकीन हूँ, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, फार्मूला 1 को पसंद करते हैं। फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर ये शर्ट गिफ्ट करी और मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं एक बार फिर से थैंक यू मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान एंड थैंक यू मेक अ विश फाउंडेशन यूएई एंड थैंक यू फार्मूला 1 टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू। बहुत ज़बरदस्त आपकी एक्साइटमेंट जो है ना वो आपकी बातों से हमें नज़र आ रहा है। आपकी शर्ट पे तो हमारी नज़र थी ऑलरेडी, यकीनन आपके दोस्तों की भी होगी, बिकॉज यू आर वेरी लकी कि आपने जाके इतने अरसे से कोई चीज़ आपकी ड्रीम हो, आप उम्मीद कर रहे हो कि किसी तरीके से हो जाए,
और वो हो गई। तो यही तासुरात होते हैं जो हसनैन हैं आपके। मुश्किल होता है टाइम्स, यू नो, या फिर इतनी इस्टेब्लिश्ड ये अब ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है और जैसे कहते हैं ना ब्रांड बन चुका है अब कि व्हेनेवर एनीबॉडी, एनी इंडिविजुअल या एनी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इदारा इसका सुनता है वो फौरन फैसिलिटेट कर देते हैं या कभी कभी कुछ स्ट्रिंग्स पुल करने पड़ते हैं? नहीं, देखिए ये विशेष बड़ी यूनिक आ रही हैं। हम अब तक, जैसे हम आपको मालूम है कि मेक ए विश एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं जो भी कोई ख्वाहिश है उसकी पूरी कर देता है। इस बार हमारे पास ये भी आया था कि अगर आपके कोई बच्चे वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं फुटबॉल तो हमें उनके नाम भेजें, क्योंकि इस बार कुछ बच्चे कुछ ममालिक के, यूरोप के ममालिक मेक ए विश से वहाँ मौजूद हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं था। ये विश भी बड़ी यूनिक थी। बस जब कॉन्टेक्ट किया हमने फार्मूला 1 ग्रैंड प्री वालों से तो उन्होंने फ़ौरन वेलकम किया और ना सिर्फ ये हम उनके गेस्ट थे वहाँ पे जी, बल्कि वो ख़ुद भी मिले, इनको इनाम भी दिया, चीज़ें भी दी। इससे पहले भी मेक ए विश जो यूनिक विशेस कर चुका है उसमें जॉन सेना जो एक थे चैम्पियन हैं, रेसलर जो हैं उनसे भी बच्चा मिल चुका है, मलाला यूसुफजई से, सलमान खान से, इंडियन जो स्टार थे। तो बड़ी यूनिक विशेस आती हैं, मगर क्योंकि इतना बड़ा ये इंटरनेशनल नाम है कि जब हम उनको लिखते हैं तो वो फौरन मतलब अकोमोडेट हमारे विश को करते हैं। अच्छा, ये खूबसूरत बात है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं और वो वेलकम करते हैं। मुझे आई एम श्योर किसी ने कभी आप लोगों को ना भी नहीं किया होगा कि जी बिल्कुल हम आज तक कभी ये नहीं हुआ किसी ने ना किया, क्योंकि ये लोग बड़े बिलीव करते हैं CSR के ऊपर और चैरिटी के ऊपर। सलमान खान से जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि अपनी 75% इनकम वो चैरिटी में खर्च कर रहे हैं। तो अल्लाह ने अगर इनको, वही जॉन वर्सपेन जो हैं इनकी सैलरी जो है $25 मिलियन है एंड ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, जो मतलब बड़े यंग है मतलब। और पाकिस्तान के लिए इन्होंने दावत दी, इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं देखें कभी पाकिस्तान की विजिट करूंगा। आई डोंट थिंक बट इट्स ए ग्रेट थिंग। एक तो एक बड़ा सॉफ्ट इमेज हम पाकिस्तान का दे रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखते हैं। तो अल्लाह ने एक बड़ी अच्छी हमारी कोई आप लोगों ने कोई फिगर, कोई नंबर रखा हुआ है कि कितने हम कर सकते हैं विशेस, यू नो, उनको सच करना, ट्रू करना? जी हाँ, 1000 का है कि पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि वी हैव ऑफिस इन लाहौर, 1000 विशेस। ज़्यादातर विशेस जो हैं मटेरियल विशेस होती हैं, जिसमें अब्दुल्ला उसमें यह है कि हमें लैपटॉप चाहिए और कुछ चीज़ चाहिए, साइकिल चाहिए, ये तमाम चीज़ें चाहिए। मगर अब ये हो रहा है कि जो विशेस आ रही हैं वो ट्रैवलिंग की विशेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं बच्चों की, कि हमें ट्रैवल करना है इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। ये इतना बड़ा इदारा है कि आज अगर कोई बच्चा हमसे ये कहे कि अमेरिका के सदर से मिलना है तो विद इन अ मंथ इट विल बी पॉसिबल जी। हाउ लवली इज दैट, एंड आल्सो बिकॉज़ ये बड़ी आजकल की विशेस हैं। आपको पता है कि अब वो इतनी बाउंड्रीज तो रही हैं। अच्छा, मुझे खुशी भी हो रही है कि बच्चों की ख्वाहिशात तब्दील हो रही हैं। ये भी देखिए एक अवेयरनेस और आगाही की बात है कि अक्कासी है ना कि बच्चों का एक्सपोजर बढ़ा है बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड एवरीथिंग, और बच्चे अब चाहते हैं कि वो एक्सप्लोर करें दुनिया को। मिल रहा है ना, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे तो है कि माँ बाप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम फलानी चीज मांग लो, और बच्चा कहता है कि नहीं वो नहीं चाहिए से मिलना है। तब हम क्या करते हैं कि माँ बाप को अलग करके बच्चे से अकेले में। तो एक साहब, आप मोरक्को का क्वार्टर फाइनल देखने जा रहे हैं फिर, या यहीं पे देखेंगे? आप अपने घर पे कुछ स्क्रीनिंग कर रहे हैं? प्रोग्राम ये बनाया कि अब्दुल्ला, यू विल बी सरप्राइज्ड कि देयर इज अ बिग मोरक्कन कम्युनिटी हियर। और सबकी कॉलें मेरे पास आई हैं, हम बिग स्क्रीन पे देखेंगे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको भी इनवाइट करेंगे, बल्कि जिनका मैं नंबर ले रहा हूँ, और मोरक्कन कम्युनिटी भी यहाँ मौजूद होगी। तो हम ये इंतज़ाम करेंगे ताकि देखें। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ने एक मुस्लिम कंट्री के अंदर वर्ल्ड कप का इनेकाद किया जो अनबिलीवेबल है। एंड $220 बिलियन जो है खर्च किए हैं कतर ने। मगर इस्लाम इतना पूरी दुनिया के अंदर फैला है अब्दुल्ला, कई लोग जो वहाँ पे आए थे गैर मुस्लिम, वो मुसलमान हो गए, मतलब वहाँ पे देख के, अजानों को सुन के, मस्जिदों को देख के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और अब मोरक्को का क्वार्टर फाइनल में ये भी एक मौजज़ा है, अनबिलीवेबल है। चलें, गुड लक टू टीम मोरक्को एंड टू यू एज वेल। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड बहुत ही मजा आया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू हसनैन, ज़फर, थैंक यू।